देख रहे हैं हमारे 11th क्लास के 9th चैप्टर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे एंजाइम्स, यानी कि आज 12वें भाग में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों एक छोटी सी बात बताओ कि इतने दिन से हम जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते आ रहे हैं, आपको अब डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरे अकॉर्डिंग अब डर खत्म हो गया है धीरे धीरे, जब ये चैप्टर हमने जान लिया है। अब हमारा ये एक पार्ट बचा है एंजाइम, डरने का नहीं है। जिस तरीके से हमने न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स यानी कि वसा पढ़ लिया, हमारे लिपिड्स पढ़ लिए, तो फिर ये क्या चीज़ है? हाँ या ना? कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट रहना है। जो मैं बता रही हूँ उसको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो आप बता ही रहे हो मुझे। तो आज हम स्टार्ट करें हमारा एंजाइम। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि एक चीज़ डालो और उस चीज़ को बढ़ा दो, है ना? आप केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हो, तो देखो आज कितना मज़ा आने वाला है। अपन बायो में भी पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स, ठीक है? एंजाइम हम स्टार्ट करें। और आज मेरे पास एक नया कलर भी मिला है मुझे, आशुजी सर ने ही मुझे एक नया कलर बताया है। तो क्योंकि केमिस्ट्री का टॉपिक है तो सो इट्स कि वो थोड़े से कनेक्ट हो गए इस टॉपिक के लिए। उन्होंने कहा कि मैम आज इस कलर से पढ़ा के दिखाओ आप, ठीक है? तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम एक तरह के जैविक उत्प्रेरक होते हैं। क्या है हमारे ये? एक कैटालिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं, है ना? उत्प्रेरक यानी कि आप क्या कर रहे हो? देखो जैसे कि दो बंदे हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, फाइन। तीसरा एक बंदा है जो उन दोनों की दोस्ती से चिढ़ता है, वो इन दोनों की दोस्ती से चिढ़ता है। लेकिन ये दोनों दोस्त इतने अच्छे हैं कि इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी दोस्ती अच्छी है। बट क्या होता है, किसी बात से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, इस ए और बी में लड़ाई हो जाती है। जो तीसरा बंदा है इस मौके का फायदा उठाता है। इस मौके का फायदा उठाता है तो वो क्या करता है? ए को अलग बातें बोलता है, बी को अलग बातें बोलता है ना? तो इन दोनों का गुस्सा वो बढ़ा देता है और उनकी दोस्ती टूट जाती है ना? तो उस थर्ड वाले ने क्या किया? इनके गुस्से को बढ़ाया, है ना? उसके गुस्से को बढ़ाया, यानी कि या तो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में बांट दिया, या छोटे मॉलिक्यूल को बड़े या तो देखो कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो दुश्मनी को भी दोस्त बना देते हैं। कुछ दोस्त वाले जो दुश्मन होते हैं वो दोस्ती को भी दुश्मनी में बदलवा देते हैं, है ना? तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो एंजाइम कैसा है ना? किस तरह की अभिक्रिया में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सेम हियर, एंजाइम एक तरह के जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? जो प्रक्रिया चल रही है, जो अभिक्रिया, जो रिएक्शंस हो रही हैं, उसको वो क्या करेगा? उसकी गति को इंक्रीज कर देगा, ठीक है? लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है? लगभग जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, है ना? कुछ अपवाद भी है, जैसे आप बताएंगे, है ना? फिर जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि अपवाद बताएं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कहीं पर कि जो अपवाद है वो कौन कौन से हैं, ठीक है? जो अपवाद हैं वो कौन कौन से हैं? कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। कुछ जो न्यूक्लिक अम्ल है वो एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, जो राइबोजाइम्स जिसे कहते हैं, ठीक है? कुछ बात समझ में आ रही है? यदि मैं हंस रही हूँ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसमें आंसर भी है, ठीक है? तो आप मुझे बताएंगे। किसी भी एंजाइम को रेखीय चित्र द्वारा हम चित्रित कर सकते हैं। कैसे? जैसे लाइक हमारा ये है सबस्ट्रेट, ये क्या बनाएगा? प्रोडक्ट, है ना? ये क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। ये क्या है? हमारा उत्पादक, है ना? उत्पादक उत्पाद बनाएगा। इसमें यदि हम एंजाइम डाल दें, यानी कि उत्प्रेरक, है ना? यदि हम उत्प्रेरक डाल दें तो क्या हो जाएगा? ये उत्पाद, ये जो उत्पादक है ये उत्पाद में बदलेगा। लेकिन इसकी, मान लीजिए कि इसका जो वेग है, मतलब ये जो ए हमारा है ये बी में कन्वर्ट होने में 10 मिनट्स लगा रहा है। पहले 10 मिनट्स लगा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये एंजाइम डाला तो ये जो रिएक्शन है वो 5 मिनट में हो गई। तो दर को बढ़ा दिया। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में, उत्पादक से उत्पाद बनने में टाइम को क्या कर दिया? कम कर दिया। रिएक्शन का वेग बढ़ा दिया। किसने? उत्प्रेरक ने, ठीक है? किसी भी एंजाइम को रेखीय चित्र द्वारा चित्रित किया जा सकता है। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह
प्राथमिक संरचना मिलती है। जो प्रोटीन कैसा होता है भैया, जब आप बोल रहे हो कि एंजाइम लगभग प्रोटीन के होते हैं, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, है ना, सब पढ़ चुके हैं। जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला से बना होता है, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड चेन, हाँ है ना, ठीक है। फिर हम बोलेंगे प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीयक और तृतीयक संरचना भी मिलती है, ठीक है। प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर, जो प्रोटीन श्रृंखला है उसका जो भाग है वो अपने ऊपर कुंडलित हो जाता है, लाइक ऐसे, ये लो कुंडलित हो गया। क्या हो गया? कुंडलित हो गया। इसमें बहुत से दरार या फिर थैलियां बन जाती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी दरारें बन गई, ये थैलियां बन गई, है ना, ये क्या बन गई? थैलियां, फिर दरारें बन गई। इस प्रकार की थैली को सक्रिय स्थल कहते हैं। तो ये जो है इनका, ये क्या हो गया? सक्रिय स्थल। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एक्टिव साइट। अरे वाह, क्या इंग्लिश लिखी है मैंने आज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव, है ना, एक्टिव साइट बोलते हैं। सक्रिय यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय पढ़ते हो ना, एक्टिव पैसिव, तो ये क्या है? हमारी एक्टिव साइट है, हमारी बोले तो एंजाइम की, ठीक है। जब प्रोटीन अपने आप में कुंडलित हो जाए तो वहां पर कुछ कुंडलियां या कुछ दरारें या थैलियां बन जाती है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं? सक्रिय स्थल या फिर एक्टिव साइट बोलते हैं। फाइन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो थैलीनुमा संरचना आपको दिख रही है, ये क्या है? इसका सक्रिय स्तर है ना, क्या है? इसका सक्रिय स्तर है। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार या थैली है। एंजाइम का सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट, वो चीज है जो कि क्रियाधार आकार व्यवस्थित होते हैं। यानी कि जो भी क्रियाधार आएंगे, मतलब जो भी क्रियाधार आ रहे हैं वो इस तरह का है, तो ये ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। यदि ये क्रियाधार ऐसा है तो इसकी एक्टिव साइट भी ऐसे हो जाएगी। यदि ये इसका क्रियाधार ऐसा है तो इसकी एक्टिव साइट भी ऐसे हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जो एक्टिव साइट होती है वो किस पे है कि वो जो क्रियाधार आएगा उसका शेप कैसा है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसकी हम कह सकते हैं कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है ना, उसका कन्फर्मेशन कैसा है वो हमें देखना है। इस प्रकार एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं का तेज गति से उत्प्रेरित कराता है। जैसे ही जॉइंट होगा वो क्या करेगा? उस उत्पाद से वो उस जो क्रियाधार आएगा, है ना, जो सबस्ट्रेट है उसको क्या करेगा? सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, एंजाइम से जुड़ गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। कैसे बना? ठीक है, ये देखो, ये है हमारे पास एंजाइम, ठीक है, फाइन, एंजाइम है। फिर ये है हमारा क्रियाधार, ये है क्रियाधार। क्रियाधार आया, ये कौन सी साइट है हमारी? एक्टिव साइट है। क्या कर रही हूं भैया? हाँ, ये क्या है? एक्टिव साइट, एक्टिव साइट है ना, यानी कि हमारी सक्रिय स्थल है ना, सक्रिय स्थल है। तो ये जो हो गया, जब क्रियाधार और एंजाइम बन गया तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये क्या कहलाएगा हमारा? कलर अच्छा वाला लेती हूँ, व्हाइट ले लेती हूँ, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? क्रियाधार प्लस एंजाइम, है ना, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि ये बन गया E प्लस S प्लस E, हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेगा?
ये किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में, है ना, यानी कि उत्पाद में, है ना। अब ये उत्पाद जब बनेगा तो इसके पास भी क्या है? एंजाइम है, यानी कि ये E+S है। ओ सॉरी, क्या कर रहे हो ये भैया? है ये क्या है? E+P है ना, मैं ही गलत कर रही थी, ठीक है। E+P है, E+P है, फिर आगे रिएक्शन होगी, E अलग हो जाएगा, E अलग हो गया और यहां पर क्या रह जाएगा? हमारा प्रोडक्ट। ये एक रिएक्शन होती है जब किसी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा होता है और हमें उसकी अभिक्रिया का वेग बढ़ाना होता है, हम एंजाइम डालते हैं, उत्प्रेरक डालते हैं। तो इस तरीके से पहले क्रियाधार एंजाइम से जुड़ता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट में बताता है, फिर प्रोडक्ट भी एंजाइम से जुड़ा हुआ होता है, फिर एंजाइम रिलीज हो जाता है और प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। गेट इट? आया समझ में? फाइन, यहां तक क्लियर हो गई बात। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक, एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। जो अकार्बनिक उत्प्रेरक है, एंजाइम उत्प्रेरक उससे भिन्न भिन्न होता है उसके तापक्रम के अकॉर्डिंग। देखते हैं कैसे। लेकिन इनमें एक बहुत से बड़े अंतर को जानना आवश्यक है ना। अकार्बनिक उत्प्रेरक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापक्रम व दाब पर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पर ये कुशलता से काम करते हैं। यदि अकार्बनिक उत्प्रेरक है और उसको अपन ने हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर दिया तो वो बहुत अच्छे से कार्य करेगा। यानी कि उसको कार्य करने के लिए एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए और एक अच्छा दबाव चाहिए, प्रेशर चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से कार्य करेगा। कौन? अकार्बनिक उत्पाद, सॉरी उत्प्रेरक, अकार्बनिक उत्प्रेरक। लेकिन जब हम एंजाइम की बात करेंगे तो उच्च तापक्रम पे, यानी कि 400 सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो वहां पर जो एंजाइम है वो डिग्रेड हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्लियर होगी? दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें टेम्परेचर पे। यदि हम ज्यादा टेम्परेचर पे अकार्बनिक उत्प्रेरक को डालते हैं तो ये अच्छे से कार्य करेगा। बट यदि 400 सेंटीग्रेड से ऊपर तापक्रम हमने एंजाइम्स को दे दिया है ना, तो वो क्या करेंगे? डिग्रेड हो जाएंगे। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। साधारणतया अति उच्च तापक्रम जैसे गर्म स्रोतों या गंधक के झरनों में पाए जाने वाले जीवों से प्राप्त एंजाइम स्थायी होते हैं। यानी कि जो थर्मस एक्विटिकस है, ये देख लेना नाम, थर्मस एक्विटिकस, थर्मल, सॉरी थर्मल, थर्मस या थर्मल, थर्मल आएगा, थर्मल एक्विटिकस या थर्मस आएगा। कंफ्यूज हो रही हूँ बच्चों, फिर भी मैं देख लेना एक बार, थर्मस या फिर थर्मल, दोनों में से देख लेना ना। थर्मल एक्विटिकस, एक्वेटिकस, ठीक है। ये एक जीव होता है जो कि गर्म झरनों में, एक्विटीज, एक्वा है ना। देखो एक्वे का मतलब होता है एक्वा, एक्वा का मतलब होता है वाटर, है ना। यानी कि हम बोल रहे हैं पानी, तो पानी को हम झरना बोल रहे हैं कि नहीं, है ना। झरना कैसा? देखो थर्मस या थर्मल का क्या मतलब है? थर्मस ही नहीं होगा, ये थर्मल ही होगा मेरे ख्याल से। देख लेना एक बार जो भी है, ठीक है। मैं ये हटा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर थर्म, थर्म का मतलब होता है ना, थर्म का जो मतलब है वो है तापमान से, ठीक है। तो हायर तापमान यानी कि गर्म पानी के झरनों में कुछ जीवों से प्राप्त एंजाइम स्थायी होते हैं, यानी कि उनका टेम्परेचर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कहने का मतलब ये है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि भैया एंजाइम जो है वो 400 जो सेंटीग्रेड तापमान अपन ऊपर किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो डिग्रेड हो जाएंगे। बट यहाँ पर भी तो कुछ अपवाद हैं कि भैया जो गर्म झरनों में कुछ जो जीव हैं उनसे हमने जो एंजाइम आइसोलेट किया है ना, जो एंजाइम्स हमने प्राप्त किया है उसका टेम्परेचर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पर ये क्या है? जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, उनका टेम्परेचर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो अच्छे वाले टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाएंगे। और इनकी उत्प्रेरक शक्ति जो है उच्च तापक्रम 800 से 900 डिग्री तक भी
सेंटीग्रेड तक भी ये बनी रहती है, यानी कि ये 800 to 900 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी आराम से वर्क करेंगे एज अ अकार्बनिक उत्प्रेरक। क्लियर बात। उपरोक्त एंजाइम से जो उष्मा स्नेही जीवों से पृथक किए गए हैं, जो जितने भी एंजाइम हैं उष्मा स्नेही जीवों से जो पृथक किए गए हैं वो उष्मा स्थायी है ना, उष्मा स्थायी होते हैं। यह उनकी विशेषता होती है, मतलब उनका कोई फर्क, मतलब हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता ना भैया उसमें। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया, अब क्या बोल रहे हैं अपन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। जितने भी केमिकल जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो तरह की चीजें चेंजेस होती हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसमें बिना बंध के टूटे हुए, यानी यहाँ पर बॉन्ड जो है, बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, या तो आप हीट कर देते हो या फिर कोई, जैसे हम बोलते हैं ना भाई एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन, है ना, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन, वो वाली बात है कि बिना बॉन्ड के ब्रेक किए हुए हम क्या करें, उसके आकार में परिवर्तन कर दें। ठीक है। अन्य भौतिक प्रक्रिया में द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, पानी से बर्फ, बर्फ से आप वाष्प, है ना, बना रहे हो ना। हमने क्या किया, उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं करा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, पता है ना भैया, जल में H2O है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है कि नहीं, H बॉन्ड। इसको बिना तोड़े भी हम इसके आकार में चेंज कर सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस में। ये देखो, गैस, वाटर गैस में बन गया, नहीं वाष्प में बदल गया। भौतिक अभिक्रिया है, यहाँ लिक्विड है, जल है, यहाँ पर बर्फ बन गया। यहाँ पर अपन ने बॉन्ड को ब्रेक नहीं करा ना, हमने यहाँ बॉन्ड को ब्रेक नहीं करा, हाँ या ना। जैसे बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तित होना, पानी का वाष्प में बदलना, ये क्या है, भौतिक प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई भी फिजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारे भौतिक परिवर्तन आ रहे हैं, उसके कोई एग्जाम्पल्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, अच्छा लगेगा मुझे जानकर। रासायनिक परिवर्तन, अब है हमारी केमिकल चेंजेस। रूपांतरण के समय बंधों का टूटना, यानी जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, जब रूपांतरण यानी कि जो भी मॉडिफिकेशन होगा तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना, बॉन्ड ब्रेक होंगे। फाइन। तो नए बंधों का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया है। एक बॉन्ड टूटेगा, यानी मान लो देखो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये पॉलीमर बना रहा है, या ये पॉलीमर है, वापस से सिंगल मॉलिक्यूल, बॉन्ड टूटा ना, बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, हाँ या ना, तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। उदाहरण, बेरियम हाइड्रोक्साइड गंधक के अम्ल से, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड गंधक यानी कि सल्फर जो है उससे क्रिया करके बेरियम सल्फेट में पानी बनाता है। कैसे, आओ देखें। मैं नहीं चाहती आप रटो, ठीक है। क्या होगा, BaOH है ना, हाँ, OH2 प्लस H2SO4, है ना। अब ये रिएक्शन अपन खुद बनाएंगे, है ना। इसने क्या बोला है, देखो बच्चों, आपको पता है बेरियम जो है उस पर प्लस चार्ज होता है, OH पे हमेशा माइनस होता है, H2 यानी कि हाइड्रोजन है तो प्लस होगा, SO4 पे माइनस, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक। तो आपको पता है कि जो धनात्मक है वो हमेशा ऋणात्मक से अट्रैक्ट होगा, और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक से अट्रैक्ट होगा, है ना। तो अपन बना दें, क्या रिएक्शन बनेगी अपनी, BaSO4, सही बोला है मैंने, है ना, BaSO4 बन गया। और ये जो है, अब ये देखो, अब यहां पर अपन कैसे बनाएंगे बच्चों, यहां पर H है, यहां पर OH है, ये क्या बन गया, एक जल का अणु बन गया। किसका अणु बन गया, जल का अणु। ये लो H2O बना दिया। लेकिन आपको पता है कि केमिस्ट्री वाले सर ने बताया होगा कि बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो 1 2 है ना, 2 अणु हाइड्रोजन के हैं, यहां पर भी 2 अणु हाइड्रोजन के हैं, तो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए।
अपने पास यहाँ पर कितने हैं, 2 ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन और 2 और लगा दो तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गए ना। फिर अपने पास O है, O कितना है, 2 है, तो भैया O कितना है, 2 ही है, हो गई बैलेंस, बन गया हमारा ये। देखें जरा उसमें BaOH2 प्लस H2SO4 क्या बना, BSO4 और 2S2। रिएक्शन कैसे सॉल्व हुई समझ में आ गई। तो ये क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया, एक ने बॉन्ड टूट के दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना ली। भैया BaOH2 ने H2SO4 से क्या करा, क्रिया करी, ब्रेक हुआ, बॉन्ड इनका बीच में ब्रेक हुआ, इसका ब्रेक हुआ, और दोनों ने अलग अलग चीजों के साथ नया बॉन्ड बना लिया, यानी कि केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, केमिकल चेंजेस हुआ। कैसे, बॉन्ड के टूटने से। ये बात हमने बोल दी, फाइन। यह एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है, एक अकार्बनिक रासायनिक। यहाँ पे कार्बन दिख रहा है क्या तुमको, कहीं पर भी दिख रहा है क्या, तो फिर अकार्बनिक ही तो होगी। क्या बात करते हो तुम भी। स्टार्च का जल अपघटन द्वारा, स्टार्च है ना, आपको पता है ना, जो हमारी स्टार्च होती है, स्टार्च क्या होती है, मंड होती है ना। स्टार्च किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। हमारा स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या है हमारा, पॉलीसेकेराइड है या मोनोसेकेराइड, वो है मोनोसेकेराइड है या ओलिगोसेकेराइड है, क्या है, स्टार्च क्या है, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। भैया ये बहुलक है ना, ये बहुलक है, और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, यानी कि ये मोनोमर है ना। ये क्या है हमारा, ये मोनोमर है ना, और ये हमारा पॉलीमर है। तो मोनोसेकेराइड में टूट गया, यानी कि जो स्टार्च है, और आपको पता है स्टार्च किसका बनाता है, यहाँ पर अमाइलेज आएगा, अमाइलेज एंजाइम काम करेगा, ये तोड़ेगा इनको और ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। क्यों, क्योंकि स्टार्च क्या है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज से मिलकर ही तो बनी हुई है। अरे यार भैया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं वापस बोल रही हूं। यह स्टार्च का जल अपघटन, यदि स्टार्च का अपन जल अपघटन कराएं तो ये ग्लूकोज में बदलना एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया। कार्बनिक क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, हम बना चुके हैं कार्बन वाला। ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। स्टार्च कैसे बना हुआ है, ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है, हाँ या ना। और कैसे होगा, बॉन्ड टूटेगा किससे, अमाइलेज एंजाइम से टूटेगा, हाँ या ना। तो ये कार्बनिक हो गई, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन है। कि यहाँ पर एक भी कार्बन दिख रहा है, तो ये अकार्बनिक। आ गया समझ में। भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया के दर का सीधा संबंध, ठीक है, भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया की दर का, भैया किस दर से वो हो रही है, किस स्पीड से वो हो रही है, उसका सीधा सीधा संबंध। भैया मेरा कोई टॉपिक है और आप हो, तो मेरा और आपका सीधा संबंध हो रहा है अभी तो, किसके द्वारा, वो कमेंट बॉक्स के द्वारा, है ना। भाई मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप अपने घर में कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, अभी मेरे सामने नहीं हो आप, लेकिन मैं ऐसा फील करती हूँ कि आप मेरे साथ ही हो, मेरे साथ ही पढ़ रहे हो। और तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कैसा है, कमेंट बॉक्स वाला बॉन्ड है। आप कमेंट में अपनी बात लिखते हो, मैं उस पर अपनी प्रक्रिया जाहिर करती हूँ यदि ज़रूरी है तो, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध क्या है, सीधा संबंध किसके साथ है, इकाई समय में बनने वाले उत्पाद से होता है। भैया तुमने क्या किया कि जो S है इसको तुम, यानी कि सबस्ट्रेट को तुम प्रोडक्ट में बदल रहे हो, तो इसमें 10 मिनट लग रहे हैं। मान लो ये 10 सबस्ट्रेट है, तो जरूरी नहीं कि ये यहाँ पर 10 ही बने। हमेशा जितना सबस्ट्रेट होता है प्रोडक्ट उतना नहीं बनता है, क्योंकि कुछ एनर्जी में चला जाता है, कुछ टूट जाते हैं, है ना। तो ये 10 की जगह 8 बन गया। और कितने मिनट में, पहले ये 10 मिनट में हो रहा था, यहाँ एंजाइम डाल दो ये 5 मिनट में हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इकाई समय में, कितने समय में, कितने यानी पर यूनिट, पर टाइम, पर सेकंड, है ना, पर सेकंड में कितना उत्पाद बन रहा है ये हमें देखना है। तो इसको अपन किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। कितने समय में कितना उत्पाद बना है, कितने समय में कितना उत्पाद बना है, ये है क्या, उसकी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। यदि दिशा निर्धारित होता तो दर का वेग इसको हम कहते हैं। यदि जो डायरेक्शन है, मतलब
ये है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं की दर अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, पीएच, ये सब चीजें प्रभावित करती हैं। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। एक सर्वमान्य नियम के अनुसार, जो सब लोग मानते हैं उसको सर्वमान्य नियम कहते हैं, उसके अनुसार प्रत्येक 100 सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ने पर, यानी कि प्रत्येक 100 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने या घटने पर, ठीक है, अभिक्रिया की दर द्विगुणित या आधी हो जाती है। जैसे मान लो यहां पर अपने पास S है, S क्या है हमारे पास 100 है, यहां पर मैंने 100 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ये मैंने क्या बढ़ाया है। यदि ये S है, ये P है और 100 डिग्री टेम्परेचर मैंने कम किया, तो हो सकता है जो प्रोडक्ट है वो हाफ रह जाए, है ना, या फिर आधा रह जाए। ये बताना चाह रहे हैं, क्लियर। उत्प्रेरक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती है। एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, एक होती है उत्प्रेरित अभिक्रियाएं, ठीक है। अब देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है ना। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जो बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति से, वहां पर अपन ने कोई एंजाइम नहीं डाला है, यदि विदाउट एंजाइम बात करें, विदाउट एंजाइम बात करें या फिर बिना एंजाइम के हम बात करें और क्रिया बढ़ जाए, तो ऐसी अभिक्रियाएं होती है हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जो बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के सामान्य परिस्थितियों में ही पूर्ण हो जाए, मतलब नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल जो एक वातावरण है उसमें कोई रिएक्शन हो रही है बिना किसी एंजाइम के, तो ऐसी अभिक्रिया होगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे कि CO2 H2O, CO2 प्लस H2O, है ना, तो ये क्या होगा हमारा सॉरी, अलग अलग मैंने कर दिया, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो क्या बन गया अपन ने भाई, अपन ने कोई एंजाइम डाला क्या? नॉर्मल ही वातावरण में ये इसने ये चीज इसने ये चीज बना ली, सही है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से, अब देखो आपको पता है, आप पहली बात ही हमने बोल दी थी कि एंजाइम क्या होता है, हमेशा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है ना, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। यहाँ पर रिएक्शन में कोई एंजाइम नहीं है, तो रिएक्शन क्या होगी, मंद गति से होगी, है ना, मंद गति से होगी, जिसमें कि 1 घंटे में 1 आवर में कार्बनिक अम्ल के 200 अणुओं का निर्माण होता है। यानी कि जो कार्बनिक अम्ल बना है उसके 200 अणु बनेंगे जब एंजाइम नहीं होगा 1 घंटे में। उत्प्रेरक अभिक्रियाएं यानी कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है, उत्प्रेरक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उत्प्रेरित अभिक्रियाएं अनुत्प्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से कार्य करती है। वो तो हमें पता ही है कि जितना आप एंजाइम डालोगे वो रिएक्शन क्या है, बढ़ता जाएगा, है ना। उदाहरण CO2 H2O, वही वाली बात है, CO2 और H2O हमने लिया है, इसमें हमने एंजाइम डाल दिया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम डाला, H2CO3 बना है हमारा कार्बनिक अम्ल। वहां पर एंजाइम नहीं था, वहां पर क्या हो रहा था, 1 घंटे में 200 अणु बने थे, है ना। लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया में कोशिका द्रव्य में उपस्थित एंजाइम जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज था, इसकी उपस्थिति में संपन्न हुई, तीव्र गति से संपन्न हुई, जिसकी वजह से जो H2CO3 बना है, जिसकी वजह से जो H2CO3 बना है, पहले 200 ही बने थे 1 घंटे में। यहां पर देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख अणु प्रति सेकेंड। यहां पर 1 घंटे में 200 और यहां पर
6 लाख अणु प्रति सेकंड। समझ रहे हो तुम एंजाइम का कार्य? एकदम कमाल है सीरियसली। तो 6 लाख अणु प्रति सेकंड बना डाला इसने, और एंजाइम ने इस क्रिया की दर को 10 लाख गुना बढ़ा दिया। गजब है भैया, गजब, एकदम ब्रिलियंट, एकदम माइंड ब्लोइंग चीज है ये। एंजाइम की यह शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय लगती है, जैसा कि मुझे लग रही है अभी लिटरली। मतलब कहीं एक बंदा 1 घंटे में 200 ईंटें रख पाया था, वहीं उसने कुछ ऐसा खाया या 2 4 10 15 लोग लग गए और उसने क्या करा, 6 लाख ईंटें रख दी प्रति सेकंड में। आप सोचो, मतलब मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही ये चीजें। वाकई में हजारों प्रकार के एंजाइम होते हैं जो विशेष प्रकार की रासायनिक व उपापचयी अभिक्रियाओं द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। ठीक है, आया समझ में? उपापचयी पथ बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां प्रत्येक चरण एक ही जटिल एंजाइम या फिर विभिन्न प्रकार के एंजाइम से प्रेरित होते हैं। या तो एक ही प्रकार का एंजाइम होगा या फिर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होंगे। तो ऐसी जो पथ होता है उसको हम उपापचयी पथ कहते हैं, यानी कि कैटाबॉलिक जो पाथ होता है जहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं वो। जैसे ग्लूकोज है, ये 2 पायरुविक अम्ल में टूट रहा है। ये देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे लिखते हैं, C6H12O6 प्लस O2 के प्रेजेंस में हो रहा है। तो हमने क्या बनाया, ये देखो कैसे, 3 दूना 6 कार्बन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 2 दूना 4, 8 और 4 कितना हो गया, 12। ठीक है, O6 यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया। और ये वाला जो O था यहाँ पर आ गया, इसकी संख्या 2 थी, हो गई क्लियर। यहाँ पर चीजें क्लियर कैसे बना। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण एक रासायनिक पथ द्वारा हो रहा है। एक भैया एक वे चल रहा है ना, वहां पर बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे जिसमें 10 विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, जो क्रेब्स साइकिल होती है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पर 10 विभिन्न टाइप के जो हैं एंजाइम्स हैं, और एक ही उपापचयी पथ में 1 या 2 अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा, बहुत सारी अभिक्रियाएं चलती है, 2 या अधिक अभिक्रियाएं भी हो सकती है, विभिन्न प्रकार के उपापचयी उत्पाद बनाते हैं, है ना। जैसे मान लो A है, A ने B बनाया, ठीक है, E एंजाइम डाल दिया E1, फिर B ने C प्रोडक्ट बनाया E2, फिर C ने D प्रोडक्ट बनाया E3, फिर D ने E प्रोडक्ट बनाया E4, है ना, फिर E ने F प्रोडक्ट बनाया E5, फिर F ने वापस से ये बना दिया E6। इस तरीके से एक उपापचयी पथ चलता रहता है जिसमें भिन्न भिन्न एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, भिन्न भिन्न प्रोडक्ट बनते हैं, हाँ या ना। तो हमारी कंकाली पेशियों में अनॉक्सिय स्थिति में, यानी कि अनॉक्सिय स्थिति होगी तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जबकि सामान्य ऑक्सी स्थिति यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, क्या होगा, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए होता है ना, आपको पता है ना, ग्लूकोज होगा तो पायरुविक अम्ल बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, उसका प्रिकर्सरी मॉलिक्यूल होता है, ये पता है सब चीज़ों। खमीर में किण्वन के दौरान उपरोक्त पथ द्वारा क्या हो रहा है, इथेनॉल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, जब खमीर बनता है तो इथेनॉल का निर्माण होता है। विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण होता है, जैसे कि अभी अपन ने बात करी, क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या किया बच्चों, आज एंजाइम्स के बारे में थोड़ी बहुत चीजों की चर्चा करी कि एंजाइम्स क्या है। एक कमाल की चीज है, एक मतलब बियॉन्ड द थिंकिंग, हम जो सोच रहे हैं उससे भी अच्छा वो काम करता है, हाँ या ना। कि भैया कहाँ 200 और कहाँ 6 लाख, मतलब मैं भूल ही नहीं पा रही उस चीज़ को कि, और तुम भी ऐसा मतलब जान लगा दो बच्चों की इतनी अच्छी स्टडी करो कि जो कहता है ना तुम्हारे लिए, जो भी पर्सन कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकता है, उसको बता दो कि रातों रात मैंने नीट क्लियर कर लिया, रातों रात मैंने क्या कर लिया, ये कर लिया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा था और मेरी स्पीड धीरे धीरे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और इतनी अच्छी स्पीड हो गई कि अब मैं यूं कर सकता हूँ, एक चैप्टर इतने सेकंड में कर सकता हूँ। थोड़ी देर एंजाइम बन जाओ अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। सो फिर मिलेंगे अपन एक नए पार्ट के साथ में, जब तक एंजाइम बनने की कोशिश करो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे जल्दी ही।